हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलो आप देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का है। आज हम सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास देखेंगे एंड उन्हीं के साथ जो हमारे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जूलॉजी के सेकेंड पेपर का भी एक वीडियो कवर करता है बायोलॉजिकल टूल्स सेक्शंस का। तो चलो देख लेते हैं। दोनों क्लास के लिए सेपरेटेड हमारा अलग अलग तो नहीं पढ़ा पाएंगे, हम एक ही साथ पढ़ा देते हैं दोनों को। आप दोनों क्लास के स्टूडेंट इसको शेयर कर लेंगे, ठीक। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या मिलता है, सप्रेशन टेक्निक्स। ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज सप्रेशन टेक्निक्स के बारे में डिटेल बताइए, या फिर वो बोलेगा क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी बोलेगा तब भी आपको ये पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। एंड दूसरा, यदि क्रोमेटोग्राफी बोल रहा है, डिस्क्राइब करने की बात कर रहा है, तो भी आपको ये पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी है क्या, ध्यान देना। क्रोमेटोग्राफी कोई भी एक ऐसा नाम नहीं है, ये स्पेशली एक पूरा प्रोसेस है। क्या है, पूरा एक प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं हम लैब में जाके कंप्लीट करते हैं। ये पेपर पेन पे करने वाला प्रोसेस नहीं है, ये लैब में पूरा का पूरा प्रैक्टिकली कंपोज किया जाता है इसको। अब इसी ध्यान देना होगा कि जो क्रोमेटोग्राफी का सिंपल नाम है, जो हमारे पोलैंड के साइंटिस्ट 1906 में दिए थे, जिनका नाम था एम स्वेट। तो एम स्वेट ने यह बताने की कोशिश किया था कि जो क्रोमेटोग्राफी है इसका सिंपल नाम होता है क्रोमा, ठीक। क्रोमा, ये क्रोमेटो की बात किया था, तो क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग या ग्राफिंग, राइटिंग करना। कलर का राइटिंग करना कहां पे, केमिकल के अंदर। केमिकल के अंदर उनके जो कलर हैं उनकी राइटिंग करना ही क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, ठीक। यदि हम बात करें इस बायोलॉजी के सेक्शंस में, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कह सकते हैं कि पूरा का पूरा क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक एनालिटिकल केमिस्ट्री पे बेस्ड एक पॉइंट्स है। क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री पे बेस्ड हमारा एक टॉपिक है, कह सकते हो विश्लेषक केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, ठीक। अब इस क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ते क्या है, स्टेबल, मोटाइल, कह सकते हो स्टेबल, मोटाइल्स एंड फेज। स्टेबल, मोटाइल, फेज, ये तीनों में जो रिलेशंस होती हैं, एफिनिटी होता है, एफिनिटी के आधार पर किसी भी मिक्सचर्स में, ध्यान देना, एफिनिटी के आधार पर किसी भी मिक्सचर में स्पेशली उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके कलर क्या हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी कलर, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके पूरे के पूरे कंपोजिशन, कलर, आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन, तीनों का जब पता लगाया जाता है तो उनको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में हम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बाद अब आगे बढ़ते हैं तो इसका सबसे पहले यूज की बात करेंगे तो 1906 में जो एम स्वेट आए थे, ठीक, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पेड़ पौधा लिया। लिव भाई हमारे साथ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आसपास। उन्होंने पेड़ पौधा लिया और पेड़ पौधे की जो लीफ थी, पत्तियां थी, पत्तियों से उन्होंने क्या किया, उसका एक पेस्ट बनाया, सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन करने के बाद वहां से ग्रीन पिगमेंट या कह सकते हो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल को अलग कर लिया। क्लोरोफिल को अलग करने के बाद उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज करते हुए बताया कि हम किसी भी सब्सटेंस से, किसी केमिकल के सब्सटेंस से उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं और उनके कलर को भी हम ज्ञान या पता लगा सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत चला गया। अब यहां तक तो बात रुकी नहीं, एक बायोलॉजी की शाखा भी बना दी गई जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को रिस्पॉन्स करती है, खासकर ये केमिस्ट्री के ज्यादा पॉइंट्स को खत्म करती है, ठीक। केमिस्ट्री के ज्यादातर पॉइंट्स को कब खत्म करने आई, जब इसकी एक विस्तृत हो गया, छोटा सा बच्चा था अब बड़ा हो गया तो लोग केमिस्ट्री वालों ने अपने पास बुला लिया इसको, पहले ये बायो की बच्चा था, ठीक। अब ये बताया गया कि जो हमारे पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एक ब्रांच बनने के बाद एक ब्रांच बनी जिसका नाम हमने रख दिया क्या, क्रोमेटोग्राफी, ठीक। क्रोमेटोग्राफी साइंस कहलाने लगी, ठीक, साइंस की एक ब्रांच बन गई। और इसमें आज के कल्चर में हम देखें तो आज के कल्चर में हाइड्रोकार्बन्स एंड हमारे जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं, खासकर मेटल सॉल्ट, हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा तीसरे पार्ट में हमारे पास आ जाएंगे जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री होती है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, उनके कलर के विश्लेषण के लिए, कलर विश्लेषण मतलब कलर का एनालिटिकल पॉइंट्स एंड दूसरा उनके कंपोनेंट्स का एंड तीसरा उनके आइडेंटिफिकेशंस का, तीनों का पता लगाने के लिए आज के सेक्टर्स में हम कहीं ना कहीं पूरा यूज करने लगे हैं किसको, इसी क्रोमेटोग्राफी को। अब यहां तक तो बात ठीक था। अब दूसरे पार्ट्स में क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास आ जाता है इनका टाइप्स। टाइप्स को देखना बड़ा जरूरी है। टाइप्स में ये देखना है, ठीक,
टाइप्स में नंबर फर्स्ट हमको देखना होगा गैस क्रोमेटोग्राफी, दूसरा देखना होगा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों फेज हैं। क्या है? दोनों फेज हैं कि हमारा जो सबस्टांस होगा, जो मिक्सचर्स होगा, वो किस पार्ट में है, किस फेज में है। तो नंबर फर्स्ट फेज गैसियस, नंबर 2 फेज लिक्विड्स। ठीक, ओके। अब बात करते हैं लिक्विड्स को स्पेशली डिजाइन कर दिया गया। क्या किया गया? लिक्विड्स को डिजाइन कर दिया गया 3 पार्ट में। नंबर फर्स्ट हमारे पार्ट बन के आया क्या, यहां से स्पेशली एब्जॉर्प्शन। क्या बना गया है? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं इसको? अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी या अधिशोषण वर्णलेखन आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पार्टिसिपेशन। क्या? पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन की बात करते हैं या पार्टीशन की बात करते हैं, तो पार्टीशन की बात करते हैं तो पार्टीशन यहाँ पे स्पेशली 3 टाइप में, यहाँ पे स्पेशली 5 टाइप में डिवाइड हो जाता है, ये 3 टाइप में। ठीक, यहाँ से पार्टिसिपेशन के बाद हमारे पास क्या आता है? तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, कि आयनों का एक्सचेंज करके भी हम क्रोमेटोग्राफी को सही तरीके से देख सकते हैं। अब बात करें सबसे पहले इनके, फिर चलेंगे इनके अंदर। बात करते हैं नंबर फर्स्ट किसकी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का वो प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टेबल फेज वाले, ध्यान देना, जिसमें हम स्टेबल फेज वाले मिक्सचर्स को या मिक्सचर के कंपोनेंट्स का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबल फेज वाले मिक्सचर के कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं एंड उन कंपोनेंट्स के कलर, आइडेंटिफिकेशंस एंड फेज के बारे में बताते हैं। ठीक, अब इनकी 3 टाइप्स होती है। नंबर फर्स्ट हमारे पास टाइप आ जाता है क्या, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो एब्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, एक सिंपल सी एब्जॉर्प्शन की होती है, इसमें बड़े से कॉलम लगी होती है। ठीक, इस कॉलम में पूरा एब्जॉर्प्शन अलग अलग मटेरियल को, अलग अलग कलर के मटेरियल जो हैं उनको अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग टाइमिंग में के अंदर हम उनको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, अवशोषित मटेरियल स्टोरेज हो जाता है, जो बाद में पता चलता है कि ये किस पॉइंट पे स्टोरेज हुआ है और इनका स्पेशली जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक, अब उसी में हमारे पास दूसरा आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये आखिरकार जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ये एक स्लाइड, क्या होता है? एक स्लाइड लेयर होती है। क्या होती है? स्लाइड लेयर होती है। तो इसमें भी काफी पतली पतली झिल्लियां, मेम्ब्रेन, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हो, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर, ठीक, क्या करते हैं? वहां पे एक्सचेंज किया जाता है उनको, उनके जो अलग अलग क्राफ्ट होते हैं, जैसे आपने मार्जिन पेपर पढ़ा होगा। ठीक, तो अलग अलग जो पेपर्स होते हैं उनकी सहायता से हम क्या करते हैं? अलग अलग जो कलर्स हैं, अलग अलग मिक्सचर्स हैं, उनको हम सेलेक्टिव मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं? मिक्सचर्स के सेलेक्टिव कंपोनेंट्स को हम अपनी सुविधा के अनुसार अलग कर लेते हैं। ठीक, अब इसी में जो दूसरे के बाद तीसरा आता है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में हमको ये देखना होगा स्पेशली कि यहाँ पे हमको ये मिलता है कि यहाँ पे किसी आयनिक, ध्यान देना, किसी भी आयनिक पॉलीमर्स, जैसे रेजिन हो गया, ठीक, आयनिक पॉलीमर्स या रेजिन्स, एंड उसके जो आयंस होते हैं, किस यहां पे इलेक्ट्रिक, क्या कहता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो मोटाइल फेज होता है उनसे हम हटाकर स्पेशल रेजिन पे हम क्या करते हैं? उसको स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट या रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं या मिक्सचर्स होते हैं, उन मिक्सचर्स के जो आयंस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद उनको मोटाइल फेज से गुजार कर स्पेशली बना हुआ या लगाया गया जो रेजिन होता है, रेजिन पे सारे के सारे आयंस को रिप्लेस कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और वहां पे लगे डिटेक्टर की सहायता से हम कलर को पहचान कर लेते हैं कि किस कलर का सबस्टांस इस केमिकल में या इस मिक्सचर्स में पाया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे पार्टीशन की बात करते हैं। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि हमारे पास पार्टीशन में देखना होता है कि जो दो डिफरेंट टाइप्स के
फेज होते हैं, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? एक मोटाइल है, दूसरा नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल को हम स्टेबल भी बोलते हैं, ठीक। एक स्टेबल होगा, दूसरा तरफ नॉन स्टेबल होगा, और दोनों नॉन स्टेबल और स्टेबल फेज को आपस में मिलाने के बाद अब उनमें उनके विलेयता के आधार पे, उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड कर देते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। अब सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे स्पेशली यहाँ पे हमारे पास 5 टॉपिक मिल जाते हैं। 5 में नंबर फर्स्ट हमारे पास मिलता है यहाँ से क्या? पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक। ये पार्टीशन स्पेशली कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थों से बना हुआ एक लंबा सा कॉलम होता है। क्या होता है? एक लंबा सा कॉलम होता है। इस कॉलम में ऊपर से जो लिक्विड्स होते हैं वो हमारे स्थिर क्या होते हैं? स्टेबल फेज का काम करते हैं। क्या होते हैं? जो लिक्विड होते हैं वो स्टेबल फेज का काम करते हैं, और जो सॉलिड होते हैं वो मोटाइल फेज का काम करते हैं। वो अलग अलग फेज के जाने के बाद अपने आप को कह सकते हो रिप्लेस कर देते हैं या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये पूरा देखा जाता है यहाँ पे पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। अब बात करते हैं दूसरे में, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप जानते ही होंगे, ठीक। इसमें क्या होता है? पेपर की कोशिकाएं होती हैं, पेपर की सेल्स होती हैं, खासकर कैपिलरीज लगी होती हैं। इन कैपिलरीज से हम क्या करते हैं? अलग अलग मिक्सचर्स के जो लिक्विड्स फॉर्म्स होते हैं उनको हम गुजारते हैं, और गुजारने के बाद जो वाटर होता है वहां पे वाटर स्टेबल होता है, स्टेबल फेज का काम करता है, और बाकी जो कलर्स होते हैं या कंपोनेंट्स के पार्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं स्पेशली क्या करते हैं? मोटाइल्स का काम करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी में तीसरे नंबर पे आता है थिन लेयर। थिन लेयर में क्या देखते हैं? थिन लेयर में ये देखा जाता है, इसमें स्लाइड या प्लेट पर फैले किसी पदार्थ की पतली सी एक परत जम जाती है, और उस जमी हुई परत को हम बाद में कलर को मतलब कलर को पहचान कर आइडेंटिफाई करके उसके बारे में जानकारी को बता देते हैं। नंबर 4 में हमारे पास आता है गैस फिल्ट्रेशन, ठीक। गैस फिल्ट्रेशन में हम ये देखते हैं, गैस फिल्ट्रेशन स्पेशली एक छोटा सा पॉइंट्स है, इनमें भी स्पेशल जो हमारे स्टेबल फेज होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल फेज होते हैं। स्टेबल फेज की एक्टिविटी में, ठीक, सॉरी, जेल फिल्ट्रेशन है। क्या है? जेल फिल्ट्रेशन में जो हमारे स्टेबल फेज होते हैं, स्टेबल फेज में जो ठोस होता है वो ठोस के जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो स्टेबल्स होते हैं, एंड दूसरा जो हमारा मोटाइल्स होते हैं, क्या होते हैं? दूसरे जो हमारे घटक होते हैं, दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे मोटाइल के फॉर्म में होते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो मेरे ठोस होंगे वो मोटाइल्स होंगे। क्या होंगे? जो ठोस होते हैं वो मोटाइल होंगे, जो दूसरे टाइप्स के होंगे, जो लिक्विड्स होंगे वो नॉन मोटाइल्स होंगे, ठीक। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। यही चीज था, ठीक, क्लियर हो गया। अब कभी कभी क्या बोलता है कि जेल में क्या होता है? 2 टेंडेंसी देखा जाता है। एक जगह हमारा जेल जो होता है वो सॉलिड कंडीशंस जो होती है वो स्टेबल होती है, नॉन सॉलिड जो कंडीशंस होती है जैसे लिक्विड्स हो गए, गैस हो गए, वो हमारे पास मोटाइल होती है। एंड दूसरा जो कंडीशंस होते हैं, दूसरे कंडीशन में जो सॉलिड होता है वो स्टेबल होता है, एंड नॉन सॉल्युबल जो सॉलिड होते हैं वो मोटाइल होते हैं। लेकिन कभी कभी हम मोटाइल्स को भी यहाँ पे सॉलिड को रख सकते हैं, यानी सॉलिड भी किसी क्राइटेरिया में सेलेक्टिव ना होने की वजह से रिमूव होता रहता है, यानी रिप्लेस अपने आप को करता रहता है। और 5वें पॉइंट में लगे हाथ देखें तो गैस लिक्विड यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी की बोल रहा है, इसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं GLC। तो GLC की बात कर रहा है, तो GLC में ये देखा जाएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कि इसमें जो वाष्प होते हैं, जो हमारा वापोरेशंस होते हैं, वापोरेशंस की एक्टिविटी में यहाँ पे वापर कह सकते हो, इसको क्या कहते हैं? वापर फेज। इसको वापर फेज क्रोमेटोग्राफी के नाम जानते हैं। तो स्पेशली जो हमारा वापर होता है, वाष्प होता है, वाष्प के बेस पे गैस और लिक्विड को अलग करते हैं। मतलब यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि जो गैस होता है वो हमारा मोटाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस जो होता है वो मोटाइल कंडीशंस में होते हैं, एंड जो हमारा लिक्विड्स होता है वो स्पेशली स्टेबल टेंडेंसी में होगा। तो हमारे गैस बाहर निकलते रहेंगे और उनको हम स्पेशल इन्हीं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर पूरा विश्लेषण कर लेंगे, और यही जो पूरा हमारा प्रोसेस होता है इसी को हम गैस क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत देख लेते हैं, ठीक। ये पूरा रहा क्लासिफिकेशन सिंपल फॉर्म में। अब बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर क्रोमेटोग्राफी।
आखिरकार कौन कौन से ऐसे मटेरियल होने चाहिए जिसके बारे में हम सही तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या आवश्यक सामग्री होगा इस क्रोमेटोग्राफी को कंप्लीट करने के लिए। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है, इसका नाम होता है पोरस। क्या आता है? पोरस मटेरियल इनसॉल्युबल इन द ह्यूज सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे सभी प्रकार के जितने भी क्रोमेटोग्राफी है, ठीक, जितने भी क्रोमेटोग्राफी की अलग अलग मेथड हमने पढ़ाया, अभी बताया आपको, अलग अलग जितने भी मेथड है, चाहे एनीवन किसी भी क्रोमेटोग्राफी में वो क्यों ना हो, वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सप्रेशन टेक्निक को यूज करते हुए स्पेशल क्या करते हैं, जितने भी पोरस मटेरियल हैं, क्या है, पोरस मटेरियल हैं, वहां पे पूरा का पूरा डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल मेजरिंग करते हैं। मेजरिंग करने के बाद हम उनको सही तरीके से एक लैब के थ्रू सपोर्ट बेसिस पे, सपोर्ट बेसिस पे किसी पदार्थ के द्वारा हम अलग करने के लिए स्लाइड पेपर एंड दूसरा कॉलम एंड तीसरा यहाँ पे हमको कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए एंड चौथा हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट लेयर चाहिए। ठीक, इंसर्ट लेयर मतलब एक निष्क्रिय परत चाहिए जिससे हम सही तरीके से पूरे सब्सटेंस को करा सके। तो पोरस मटेरियल इनसॉल्युबल इन द ह्यूज सॉल्वेंट का मतलब यही होगा कि यहाँ पे उपयुक्त मटेरियल के लिए, उपयुक्त अलग अलग मटेरियल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी प्रकार के जो सप्रेशन मेथड हैं या क्रोमेटोग्राफी मेथड हैं, वहां पे एक पदार्थ के जो पूरे के पूरे विभेदन अवगमन है, डिफरेंशियल मेजरिंग की या माइग्रेशन की बात कर लें, माइग्रेशन का कार्य होता है और यहाँ पे छोटे छोटे जो हमारे सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं उनको पूरा का पूरा एक स्टेबल स्टेज से, स्टेबल स्टेज या स्टेबल फेज से गुजारना पड़ता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे सपोर्ट एंड बेस के लिए हमको किसी भी कॉलम के लिए या फिर किसी भी पेपर्स के लिए या फिर किसी भी स्लाइड्स के लिए या फिर किसी प्लेट के रूप में लगा होता है या कार्य करना पड़ता है। और ये कैसे होने चाहिए, ये इंसर्ट होने चाहिए, यानी पूरी तरीके से निष्क्रिय होने चाहिए। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट के लिए भी अलग अलग बातें होती हैं कि अलग अलग सॉल्वेंट रखना चाहिए, किस किस क्राइटेरिया में हमको सॉल्वेंट मिलेगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कहीं ना कहीं हमको जुटानी पड़ती है अपने इसी पॉइंट्स के लिए। ठीक, ये चीज ध्यान देना पड़ता है हर समय कि हमारे जो सॉल्वेंट लगाए जाते हैं वो ऐसे सॉल्वेंट होने चाहिए जो यूनिवर्सल हो। कैसे हो? यूनिवर्सल मटेरियल का मतलब होता है कि इनको हम 3 टाइप्स को ध्यान देना। यूनिवर्सल मटेरियल का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मटेरियल हो, क्या हो, एक ऐसे मटेरियल हो जो हर समय सब में घुल सके, सभी मिक्सचर्स को घोल सके। ठीक, ऐसा नहीं कि किसी के साथ घोले तो घुला ही नहीं। ठीक, जैसे तेल हो गया, एक लिक्विड्स तो है बट सबके साथ तो घुलेगा नहीं, बट यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा कि वो आसानी से सबके साथ अपने आयन को एक्सचेंज कर सके, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक, और इनका जो उपयोग होता है हम स्पेशल आयन के एक्सचेंज के लिए ही करते हैं। कैसे करते हैं? आयन के एक्सचेंज के लिए करते हैं। और तीसरे नंबर पे इसमें आता है डेवलपर। जब डेवलपर की बात आती है तो डेवलपर का मतलब होता है डेवलप करने वाला। क्या होता है? डेवलप करने वाला। ये भी एक सॉल्वेंट का ही टाइप होता है। क्या होता है? एक सॉल्वेंट का टाइप होता है जो क्या करता है, जो डेवलपिंग का काम करता है। डेवलपिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स यहाँ से कि जो बेस पे लगकर, क्या होता है, बेस पे अलग अलग जो उसके निचले सतह पे कॉलम के, यानी कॉलम के जो बेस होती है उस पे डिफरेंट टाइप्स के जब हमारे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको वो स्पष्ट करता है, उनको कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश करता है। और इनका उपयोग स्पेशल जो कलरलेस मिक्सचर्स होते हैं, कलरलेस मिक्सचर्स के क्रोमेटोग्राफी के लिए किया जाता है। कि जो हमारे कलरलेस मिक्सचर पूरा व्हाइट है, उसमें कलर दिख ही नहीं रहा है, तो हम डेवलपर का यूज करते हैं और ये क्या करता है, वहां पे कलर देने का काम करता है। और यहाँ पे नंबर 4 के बारे में बोलते हैं, यहाँ के इल्वेंट की बात करते हैं। इल्वेंट का मतलब यहाँ पे एक आता है कि ये भी एक विलायक ही होते हैं, एक सॉल्वेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो डेवलपर काम करता है, क्या करता है, जो डेवलपर काम करता है, डेवलपर काम करने के बाद डेवलपर अपने पार्ट्स को कहीं ना कहीं किसी भी सबस्टेंस में छोड़ देता है,
तो वहां से उस सब्सटेंस को निकालने के लिए, यानी किसी भी सॉल्वेंट से, ठीक, किसी भी सॉल्वेंट से किसी भी मिक्सचर्स में मिले हुए जो कंपोनेंट्स हैं उनसे डेवलपर को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगते हैं, इलुएंट का यूज करते हैं। अब देखो इतना टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके सेक्शंस में कि सॉल्वेंट के अलग अलग कैटेगरी भी होता है, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स होता है, एक मिक्सचर्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, ठीक, सिंथेटिक पॉलीमर के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमारे पास मिक्सचर्स के रूप में एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल, उसके बाद कोलेज लुगर, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम चारकोल, ऐसे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में काम करते हैं। मतलब जो हमारा एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें क्या क्या काम करेगा स्टूडेंट, सिलिका जेल, एल्यूमिना एंड कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद मैग्नीशियम, सुगर चारकोल, ये सब काम करते हैं कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्रोमेटोग्राफी में। और यदि बात करें दूसरे पे हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए कौन काम करते हैं, सॉल्यूशन के लिए सेलुलोज, सिलिका, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सिलिका जेल एंड उसके बाद सुगर चारकोल, एक्टिव सुगर चारकोल, ये पूरे काम करते हैं कहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। अब एक टाइप्स और होता है जिसको पॉलीमर कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर का भी यूज किया जाता है कभी कभी। ये स्पेशली सिंथेटिक पॉलीमर का यूज कब करते हैं, जब डिफरेंट टाइप्स के एक ही मिक्सचर में आयंस मिलने लगते हैं, उनको हम सिंथेटिक पॉलीमर यानी रेजिन की सहायता से हम आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा यानी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत पूरा का पूरा देख लेते हैं, ठीक। इसका जो पूरा यूज होता है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में होता है। तो आपको याद रह जाएगा इसमें मैग्नीशियम कह सकते हो, मैग्नीशिया चारकोल एंड उसके बाद एल्यूमिना, सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका यूज करेंगे। इसमें किसको करेंगे, इसमें सेलुलोज का करेंगे, सिलिका जेल का करेंगे, एक्टिव चारकोल का करेंगे और इसमें किसका करेंगे, रेजिन का करेंगे, या फिर कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर को आप रख सकते हो। तो ये पूरा रहा क्वेश्चंस, लगभग 20-22 मिनट हो गया होगा, ठीक। तो कंप्लीट कर लिए। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए, बाकी मटेरियल चाहिए तो विजिट करना होगा हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशंस, नीचे लिंक दे रहा हूं, प्ले स्टोर से जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक। बी सेफ, बी पॉजिटिव। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।